नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत त्रि में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। सर, एक तरफ अभी शीश महल के नाम पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता गंवाई है दिल्ली में, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने वहां पर एक नया शीश महल खड़ा कर लिया है। तो एक तरफ देश में 85 करोड़ लोग जो है 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं, और अब तक हाफ पैंट में शाखाएं लगाने वाला सांस्कृतिक संगठन कहे जाने वाला संघ जो है वो 350 करोड़ का कार्यालय बना रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालयों के बाद संघ का ये 7 स्टार कार्यालय देश किधर जा रहा है, राजनीति किधर जा रही है, हम और आप यानी देश की आम जनता वो किधर जा रही है, पहले तो मैं ये समझूं, फिर बाकी बात करेंगे। आरपी जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं। आपने एक वो सुनी होगी कहावत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आपको हम्म। और मुझको और पूरे देश को, हम सबको तो सादगी के साथ जीने का मंत्र दिया जाता है। और एक सांस्कृतिक संगठन विशुद्ध रूप से जो किसी भी देश के किसी भी कानून के तहत किसी भी रूप में पंजीकृत नहीं है, वो 150 करोड़ रुपए का एक जो 5 स्टार शीश महल बनाता है दिल्ली के अंदर। 2018 में उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी, और अब शुरू हुई थी और आज वो जाके कंप्लीट हुआ है। उसकी लागत है 150 करोड़ रुपए। उसके अंदर 300 कमरे हैं, मंदिर है, लाइब्रेरी है, अस्पताल है, सभागार है। 3.5 एकड़ भू क्षेत्र है। कहां पर? हर्ट ऑफ द दिल्ली, झंडे वाला में। उसके बाद 3 टावर है उसके अंदर, और 12-12 फ्लोर है सभी टावर्स के अंदर। 200 कारों की पार्किंग है, और जिम की सुविधा है। ये आरएसएस की सादगी का एक रूप है। मैं चाहूंगा कि आपके पास वो सारी पिक्चर्स भी है, तो आप दर्शकों को जरूर दिखाइएगा बीच में। अब सवाल ये है कि कुछ मूल सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यालय देखा, उसको आप 5 स्टार भी नहीं कह सकते। उस शीश महल, वो 7 स्टार शीश महल है। और मैं आपको चुनौती देता हूं राय साहब, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कार्यालय किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं मिलेगा आपको। सर्व सुविधा युक्त, जितना ग्लैमर और जितना जो कुछ उसके अंदर दिखावा दिल्ली के अंदर जो बीजेपी ने ऑफिस में बढ़ाया है। और ऐसे ही कार्यालय 500 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में बन चुके हैं। और हर जिले के अंदर ऐसे कार्यालय बनाने की योजना है। स्टेट ऑफिस अलग है, डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस अलग है। इसको छोड़ दीजिए आप। आरएसएस क्या है? आरएसएस आज तक किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है। उसके एक अपंजीकृत संस्था के पास इतना पैसा कहां से आया? तो उसमें कहा गया, मैं देख रहा था उसमें, कि 75 लोगों ने ये दान दिया है, चंदा दिया है। तो क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, चंदा ले सकती है इस अमाउंट? एक ये सवाल है। दूसरा, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी जब हुई थी, अभी पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील किए गए थे। और क्या कह करके किए गए थे? कि आयकर नहीं अदा किया गया, आयकर का हिसाब नहीं ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी देश का राजनीतिक दल, उनको तो राजनीतिक चंदे तो सारे के सारे जितने भी हैं, वो आयकर से वैसे ही मुक्त थे। तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई शक्ल में नहीं थी, लेकिन पूरा चुनाव उन्होंने खाते सील करते हुए लोकसभा का लड़ा। अब आरएसएस, उसका जो, उसके जो खाते हैं, जो उसका हिसाब किताब है, जो उसके एसेट्स हैं पूरे देश के अंदर, क्या कभी आयकर विभाग ने और ईडी ने आरएसएस के भी उन सब चीजों की जांच की है कि उनकी आय की स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ये कैसे उसको ले रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड। तीसरा है, आपने देखा होगा, कोई भी एनजीओ की भी अगर आप बात करें, कोई भी संस्था की भी आप बात करें, तो उसकी फंडिंग के लिए बहुत कठोर रेगुलेशन है देश में। और मोदी जी ने आने के बाद उन रेगुलेशंस को और ज्यादा कठोर किया था। खासतौर पर जिनको विदेशों से चंदा मिलता था यार, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाई गई थी। आरएसएस किस कानून या धारा के तहत इन सब रेगुलेशन से एग्जेम्प्टेड है, ये भी बीजेपी और आरएसएस को बताना चाहिए। और ये ऑनर्स कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी लंबे समय तक यही सब चल रहा था। कांग्रेस ने भी कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगली बात, हमारे देश के अंदर जो नेचुरल रूप जो है चलने का चीजों का, उसमें जब तक कोई संस्था पंजीकरण पंजीकृत नहीं होती है, तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। कोई भी संस्था हो, चाहे कि आपको कोई भी काम काज करने के लिए, कोई चंदा देने के लिए, कोई हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आरएसएस को किस कानून के तहत ये छूट है? ये बेसिक सवाल है जो शीश महल के संदर्भ में ध्यान में आते हैं। अब इसको फॉर द टाइमिंग दिल्ली के कार्यालय को आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ये पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। दर्शक साथियों के लिए मैं बता दूं कि पानीपत के अंदर पट्टी कल्याणा एक गांव है जीटी रोड के ऊपर, वहां पर भी ऐसा ही 27 एकड़ का एक सेवा साधना केंद्र खोला गया है। उसकी लागत भी 150 करोड़ रुपए है, और प्रति माह उसके केवल संचालन का 40 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है।
तो आरएसएस को बिना पंजीकृत संस्था हुए इतना पैसा आ कहां से रहा है? और आपने बिल्कुल उचित फरमाया कि देश की 81 करोड़ जनता भारत सरकार के दावों के मुताबिक 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और दूसरी तरफ जो सादगी और उसके प्रतीक थे, सादगी सरलता के, वो जो जितने भी स्वयं सेवक है, वो आज 5 स्टार कल्चर की तरफ जा रहे हैं। चार्टेड एयरक्राफ्ट में जाना, जो Z+ सिक्योरिटी रखना, तमाम तरह की सुविधाएं, चार्टेड जहाज, बड़ी बड़ी कारें, कारगेट, सरकारी उनका जो पायलट और एस्कॉर्ट सारी लगती है। तो ये सादगी का एक नया रूप है। इसलिए मैंने कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, औरों को जी। सादगी का और खुद 5 तारा फैसिलिटीज। आप ये बताइए कि इस सारे का हिसाब कौन देगा? भागवत जी बताएंगे कि ये पैसा कहां से आया था, ये कल्चर हम्म। कहां से आई आरएसएस के अंदर। 100वां साल है भाई दवे, आरएसएस की स्थापना का 100वां साल। सेवा ही हम्म। उनका परम धर्म है, जैसे वो कहते हैं, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सब आडंबर की दिखावे की क्या जरूरत है इस कल्चर की, 5 स्टार वाले की, जब आम आदमी तो 80% झोपड़ियों में पड़ा है? तो आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर के ये एक नई सोच है जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी में और भागवत साहब के नेतृत्व में आरएसएस में नई नई आई है। ये कहां तक पहुंचेगी, किस दिशा में जाएगी, ये अकूत धन संपदा आ कहां से रही है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजों के सवाल देखिए पूछे जाने चाहिए और पूछे जाने बनते हैं। हम तो पूछेंगे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एक आपने शीश महल का जिक्र किया, तो शीश महल का जिक्र दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जबरदस्त रूप से शुरू हुआ और उस शीश महल ने आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन ली। तो शीश महल आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन लेता है, अरविंद केजरीवाल साहब को पैदल कर देता है भ्रष्टाचार के नाम पे। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीश महल जनता स्वीकार कर लेगी क्या? उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? और दूसरा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरफ जहां आपने कहा अभी कि ये नए जो है वो उस नए रूप में दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने इसके उलट रूप धारण कर लिया है फिर से। एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इतने बड़े कार्यालय में जा रहा है, भव्यता की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो वापस अपने पुराने रूप में, वही एक्टिविज्म वाले दौर में लौट रहे हैं। गोपाल राय की नैनो सड़क पर आ गई है, अरविंद केजरीवाल साहब की वैगनार आने वाली है, लंबी वाली शर्टें केजरीवाल ने निकाल लिया है, सौरभ भारद्वाज जो है वो बेरोजगार नेताजी करके यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। तो एक तरफ वो पॉलिटिक्स और एक तरफ ये पॉलिटिक्स, क्या लगता है कि जनता इन दोनों रूपों में कनेक्ट कर पाएगी, आम आदमी पार्टी से और संघ से भी? राय साहब देखिए, जहां तक आपने आम आदमी पार्टी का सवाल किया, उसकी तुलना ही गलत है इन लोगों से। इनके यहाँ तो ये जो संस्कृति है, ये जो कुछ कहते हैं, और मोदी जी को देखिए, आपने यहाँ शीश महल की बात की, उनका जो नया घर बन रहा है वो राजमहल है। ऐसा घर किसी राष्ट्राध्यक्ष का दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर वही बात है, जो उसकी शान शौकत और भव्यता है वो अमेरिकन व्हाइट हाउस को भी मात करेगी, आप आने वाले दिनों में देखिएगा। और उसकी अभी तक पिक्चर्स भी सामने नहीं आ रही है, लगातार कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। उसके नीचे से जो सुरंग और जिस तरह की व्यवस्था है सुरक्षा के नाम पर, जो 5 स्टार, सारी 5 स्टार तो बहुत छोटा शब्द है, वो 7 स्टार और आगे 10 स्टार तक जाएगा जिस तरीके की स्थिति। लेकिन आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी रास्ता भटक गई थी। आम आदमी पार्टी को रास्ता भटकना ही था। वो फ्लैट का नाम लेते थे, 2 कमरे का, और वो पहुंचे जाकर के शीश महल के अंदर। और वो उनके जो दिल्ली में पतन का जो मुख्य कारण, क्योंकि देखिए दिल्ली के चुनाव में दो ही चीजें थी, एक प्रोपेगेंडा वार, प्रचार का लड़ाई, और दूसरा उसके अंदर जो था फ्री बीज की रेवड़ियां। तो दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको मात दे दी। अब वो अपने पुराने स्वरूप में लौटना चाह रहे हैं। चाहे आपने केजरीवाल की बात की, शर्ट जो है बाहर शर्ट निकाल के घूमेंगे, या पुरानी वैगन आर आ जाएगी, या बेरोजगार नेताजी आ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब ये कुछ भी करते रहे, अब 5 साल तक दिल्ली में ये बेरोजगारी रहने वाले हैं। ये बात तो इनको तब रियलाइज करनी चाहिए थी कि आपका उद्गम कहां से है, आपका कनेक्ट किससे है। आपका उद्गम तो आम आदमी, और आप जैसा बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आंदोलन से था, और आप बन गए 5 स्टार संस्कृति में। केजरीवाल भी चार्टर्ड जहाजों में चलने लगे थे, चाहे पंजाब सरकार का था या किसी का भी था। नंबर 1। नंबर 2, जो शानो शौकत उन्होंने कितनी यूज की, कितने सच है कितना झूठ है, वो तो वो जानिए। लेकिन उनकी एक परसेप्शन जरूर बना दी गई कि साहब देखिए शीश महल में रहते हैं। तो क्या उनको उस बात का एहसास नहीं था उस समय जब वो सब शीश महल बन रहा था? उनकी कन्वेंस और उनकी कॉन्फ्रेंस के बिना तो नहीं बन सकता वो। और एक मजेदार बात और सोच रहा था मैं कि एलजी दिल्ली में हर चीज के अंदर भांजी मारते हैं आपको, कोई भी, जब 10 साल की शासन आपने देखा इसका आम आदमी पार्टी का। लेकिन उन्होंने शीश महल के ऊपर कभी आपत्ति नहीं की। उसमें जो कुछ लग रहा था, जो कुछ बन रहा था, सब कुछ अलाउ करते चले गए। तो क्या वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था कि पहले से योजना थी कि इनको इसी में फंसाना है?
और उसकी वीडियो जिस तरीके से बाहर आई और तमाम चीजें हुई, तो ये तो आम आदमी पार्टी, वैसे तो केजरीवाल साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इतने आईआईटी के पढ़े लिखे हैं, एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं सीजन्ड, और एक पॉलिटिशियन भी सीजन्ड और शुरूड पॉलिटिशियन। तो उनका एक तरीके से जो वहां से कन्वर्जन हुआ आम आदमी से और खास आदमी की तरफ, और अब वापस वो खास आदमी से आम आदमी की तरफ जाना चाह रहे हैं। देखिए जो टैग लग गया है ना राय साहब, जो ये पिक्चर्स है, जो ये वीडियोस है जो शीश महल के, उनको आप आम आदमी के मानस पटल से नहीं मिटा सकते, खासतौर पर जो आम आदमी पार्टी का था। अब आपने बात की कि बीजेपी और आरएसएस की, आरएसएस और बीजेपी का वोटर मूल रूप से अंधभक्त और बौद्धिक तौर पर विकलांग है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनके यहां मोदी जी शीश महल में रहते हैं तो बल्ले बल्ले, वो गरीबों की बात करके जो कुछ दिखावा करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, उनका जो लाभ लश्कर है, उनकी तमाम जो रहन सहन है, वेशभूषा है, वो करोड़, कोई प्रधानमंत्री छोड़िए, आप बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ, वो राजसी ठाठ-बाट जो मोदी जी के दिन खर्चे हैं। अभी आप फ्रांस में गए, वो उन्होंने 2.5 दिन के अंदर कितनी वर्दियां बदली है, वो फोटो भेजा है मैंने आपको, देखिएगा उसमें 8 बार कपड़े बदल लिए उन्होंने 2.5 दिनों के अंदर, और ये उनका रूटीन का वेशभूषा है। प्रधानमंत्री को कोई सरकारी पैसे से तो ये सब मिलता नहीं। तो ये उनका जो वोट बैंक है, उनका जो समर्थक वर्ग है, वो उस रईसी को एंडोर्स करता है। दुर्भाग्य है इस बात का कि वो बात प्रधानमंत्री गरीबों की करते हैं और लाइफस्टाइल उनका रॉयल से भी ऊपर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था, जो उन्होंने अपना बढ़ाया था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करके बढ़ाया था। तो उसको, उस वोट बैंक को काटने के लिए शीश महल से इफेक्टिव कोई दवाई थी नहीं, जो बीजेपी और आरएसएस ने बड़ी इफेक्टिवली यूज की। अब वहां से वापस लौटना और ये कहना कि नहीं हम फिर से आम आदमी हो गए, उनके लिए थोड़ा सा दुष्कर होगा। एक, ऊपर से जो ईमानदारी की बात वो करते थे, सारे सिस्टम को करप्ट बताते थे और खुद को ईमानदार, जो ये शराब घोटाले वाला जो उनके ऊपर एक खास तरह का कलंक लगाया गया, बेशक तमाम किसी भी कोर्ट के अंदर अब तक कोई एजेंसियां बहुत बड़ा सबूत नहीं दे पाई उस रूप में, लेकिन तमाम सीनियर लीडरशिप जेल में रहेगी ना, तो उनके ऊपर एक वो दबाव भी लग गया। तो ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली हो, उसको बाकी पार्टियों की बनस्बत ज्यादा केयरफुल होना होता है कि हम पर कोई दाग ना लग जाए, कोई इस तरह की चीज ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के दंभ और अहंकार में आकर के आम आदमी पार्टी भी उसी मुख्य धारा में शामिल होगी जिसमें तमाम राजनीतिक दल पहले से शामिल है। तो लेकिन आम आदमी की ट्रेजेडी ये है कि उनका जो वोट बैंक है, वो उनके केजरीवाल को, उनके सिसोदिया को उसी रूप में देखना चाहता है। अब वो कहीं ना कहीं उससे कटे हैं, जिसका परिणाम इस हार के रूप में उनको मिला है। तो इस जो खोई हुई इमेज है, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे उनकी पार्टी हो, उसको दोबारा से अर्जित करने में इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। और खासतौर पे जिस तरीके कलंक, बेईमानी के और ये शराब घोटाले वाले लगे हैं, क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा अभी तक केजरीवाल शेयर करते थे, भारतीय जनता पार्टी के पास साधन थे, इनके पास भी साधन थे। अब दिल्ली के पास साधन नहीं बचेंगे, तो मीडिया उनको कितना दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, किस लाइट में दिखाएगा, और क्या मीडिया को एक नया प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बनाने का था, उसी तरीके से केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भी कैंपेन चलना कौन सा मुश्किल काम है बीजेपी और आईटी सेल के लिए। तो इनके लिए चुनौतियां कहीं बढ़ गई आम आदमी पार्टी के लिए, और ये जो चीज इनके ऊपर दाग लगे हैं, उन दाग से बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। आम आदमी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उनका वोटर इन सब चीजों को माइंड नहीं करता, उसको सवालों से कोई मतलब नहीं है, उसको 5 किलो अनाज में वो खुश है, उसके बच्चे, उनको बेड़ियों में हथकड़ियों में लाया जाए तो शान बढ़ती है देश की, मोदी जी की बल्ले बल्ले है। तो ये उनके और इनके बेसिक कैरेक्टर में फर्क है। मोदी जी का जो वोट बैंक है वो बौद्धिक तौर पर विकलांग और अंधभक्त है, उसको किसी सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी गलत अंग्रेजी बोल दे, मोदी जी किसी के जफ्फी पाले, वो नेता बिल्कुल स्टैंड अलर्ट हो जाए, वो जफ्फी तो एक म्यूचुअल चीज होती है ना। अभी आपने फ्रांस में देखा, मोदी जी जफ्फी पा रहे हो, मैक्रोन बेचारा सादगी में सावधान खड़ा हुआ है, जैसे डरा हुआ हो। तो इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की गलतियां, इस तरह की अंग्रेजी मोदी जी खास तौर पर उस तबके को प्रभावित करने के लिए बोलते हैं कि आई एम वन ऑफ यू, और वो इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं उनके साथ। तो वो अंधभक्त जो समूह है, जो गिरोह है, वो उनको मुबारक, और आम आदमी पार्टी की अपनी चुनौतियां हैं, वो उससे कैसे पार पाती है, दैट इज फॉर देम टू सी। जी, लेकिन एक चीज बताएं सर, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार संघ के रोल को नकार रही है। हालांकि आप ये कहते हैं कि आप कभी भी संघ और भाजपा के मनमुटाव को जो है वो जोड़ करके ना देखा करें, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है संघ को सिरे से खारिज करते आ रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि संघ को लोग जो है वो सांस्कृतिक संगठन के रूप में देखते थे, बेहद सादगी भरे रूप में उनको देखते थे, इसलिए वो स्वीकार्य थे, सहज स्वीकार्य थे, सादगी से रहते थे, जनता के बीच में जाते थे,
उनके साथ उनके घर पे बैठ करके भोजन करते थे, और वो भी वो सामान्य भोजन, बिल्कुल जो बहुत सामान्य भोजन होता है, वो भोजन किया करते थे। पर अब जब वो अपनी भव्यता की तरफ उठ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो उसके रोल को बार बार नकारना और भव्यता को अपनाते हुए जाना, क्या इसका असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या लोगों के ऊपर ये असर नहीं डालेगी कि भाई अब ये भव्य होते जा रहे हैं, अब ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस करती रही है, तो हम अब इनसे भी दूर हटें? राम प्रकाश जी, एक मूल अंतर समझिएगा। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी। मोदी जी हम्म। के आने के बाद आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का आर्म हो गया है, उल्टा हो गया है। हम्म। वो उनका राजनीतिक विंग था, ये इनका सो कॉल्ड सामाजिक विंग हो गया है, उल्टा हो गया है रोल। पहले वो पितृ संगठन था, अब मोदी जी ही सब कुछ है। सरकार के भी बॉस वही है, आरएसएस के भी बॉस वही है, हर चीज को वो संचालित भी करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे, वो घरों में प्रवास करते थे, कई कई दिनों तक प्रवास करते थे, एक इंस्टेंट कनेक्ट कायम करते थे। अब वो उनको भी पता है कि वो दौर बदल गया, किसी बाहरी व्यक्ति को आप अपने घर में कितने दिन ठहरने दे सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को समय के साथ साथ समय की जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया। कोई भी आरएसएस का स्वयंसेवक जो आज बड़े बड़े मुख्यमंत्री के पदों पर रह के चले गए और केंद्र में मंत्री बने बैठे, मैंने उनको कभी स्कूटर, बाइक, खुद मोदी जी को मैंने बाइक पर रोहतक में घूमते हुए देखा था। आई एम टॉकिंग ऑफ 95 96। और ये पूरे हरियाणा में से ही घूमते थे मोटरसाइकिल के ऊपर मनोहर लाल खट्टर के साथ। आज मोदी जी की शान और शौकत देखिए, 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते, और उसको उन्होंने स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया है। ऐसे ही तमाम जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उस पैदल चलते थे, स्कूटरों पे चलते थे। मनोहर लाल खट्टर 2014 तक वो एक टेम्पो ट्रैक्स जीप थी पुरानी सी, उसमें घूमते थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो आपको पता है फिर मर्सिडीज एस क्लास और तमाम चीजें, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट और चॉपर, ये सारी चीजें आ गई। तो ये बेसिकली केवल सादगी का प्रदर्शन और आनंद। दूसरे एक ये दो लोग नहीं है, तमाम बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए। दिल्ली, मैंने उस दिन भी, आप जब चर्चा कर रहे थे कि शीश महल केजरीवाल का, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि देश के किसी मुख्यमंत्री का घर देख लीजिए आप, सारे के सारे वैसे ही, उससे बेहतर भी होंगे, उससे बड़े भी होंगे, विशालकाय भी होंगे। दिल्ली में तो स्पेस की जगह है, लेकिन टारगेट उस पे किस, शीश महल पे किसको गया है? केजरीवाल को। और मैं सही बता रहा हूं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कि केजरीवाल की हार का बहुत बहुत बड़ा कारण वो शीश महल है, जिस तरीके से उसको प्रोपिगेट किया सक्सेसफुली बीजेपी ने। तो बेसिकली क्या है कि आरएसएस और बीजेपी ने अपने रोल रिवर्सल कर लिए हैं। आरएसएस की सारी फाइनेंसिंग क्या कहां से आ रही है? आरएसएस तो पहले भी था 100 साल से। पहले तो ये कार्यालय नहीं बना दिल्ली में, 3-3 टावर और ये सब। पहले तो पट्टी कल्याणा में से दफ्तर नहीं बने। ये कहां से हो रहा है सारा? तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो भूल ही चाहिए, वो एक दूसरे के पूरक है एक खास अंदाज में। और फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आरएसएस जो बीच बीच में वो करती है ना, बीच में टेस्टिंग करती है, और बीजेपी भी उसको काउंटर करके स्पार्क करती है। नड्डा साहब ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अब तो वी हैव ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। तो वो बेसिकली पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने का है। पूरे देश को पता है कि पावर में तो यही, सत्ता तो मोदी जी ही। तो विपक्ष भी अगर आरएसएस हो जाए कभी कभार, साल 6 महीने में 2-4 बार क्रिटिकल टाइम्स में, तो उसमें क्या बुराई है? वो अपनी फेस सेविंग कर ले, और जनता को ये लगे, तमाम सारे नासमझ पत्रकार ऐसे बहुत सारे हैं डॉगी चैनलों में जो बैठे हुए हैं, वो एकदम कहते हैं कि सबक सिखा दिया, ये कर दिया, आईना दिखा दिया केजरीवाल का, उसका सॉरी मोदी जी का, ये कर दिया, भागवत ये बोले, होसा बोले, ये बोले। ऐसा कुछ भी नहीं। वो सारे एक दूसरे के पूरक हैं, एक फिक्स स्क्रिप्ट में काम करते हैं। और वो स्क्रिप्ट पहले नागपुर से आती थी, अब वो स्क्रिप्ट आरसीआर से जाती है, कल्याण बाग से अप्रूव होके जाती है। किसी की मजाल नहीं है कि मोदी जी की शान में कोई दो बात कह दे। मैं और आप उसको इस तरीके से लेते कि देखिए, भागवत ने कह दिया, अहंकार ले बैठा। उन्होंने किसी का नाम तो आज तक नहीं लिया ना, लेंगे भी नहीं, कभी नहीं लेंगे। ऐसे ही कहेंगे भगवान अपने आप को नहीं मानना चाहिए, मैं और आप उसको तुरंत जोड़ देंगे, मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा था। लेकिन वो एक खास स्क्रिप्टेड चीज है कि 3-4 दिन के लिए जब भागवत ये बोलेंगे, तो मुख्य धारा का मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, वो सारा उसमें उलझ के रह जाएगा। और कोई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें बीजेपी और आरएसएस दोनों फंसे हुए होंगे, उसमें से धीरे से वो निकल जाएंगे, वो नैरेटिव से बाहर हो जाएगा। तो एक ये बहुत टेस्टेड स्ट्रेटेजी है इनकी, जिसको एक सक्सेसफुली लागू करते हैं। कोई गलतफहमी हमें नहीं रखनी चाहिए, बीजेपी और आरएसएस में मामूली सा भी अंतर है। दोनों की कार्यशैली, दोनों का कामकाज, दोनों की फंडिंग, दोनों की जीवन शैली
कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। ये जो दफ्तर बीजेपी के बने, बीजेपी तो बहुत पहले से थी, 80s से थी, तब क्यों नहीं बने? अब कहां से पैसा आ गया इतना? भाजपा का हेडक्वार्टर, कांग्रेस की 70 साल सत्ता में रही, 65 साल, 60 साल, उनका दफ्तर तो ऐसा कभी नहीं बना। और भ्रष्ट कांग्रेस थी और मोदी जी ईमानदार है, बीजेपी भी ईमानदार है। आज भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट देखिए आप, जो उन्होंने खुद ही दिया चुनाव आयोग को, वो पैसा कहां से आया? मोदी जी कौन सी खेती करते हैं बीजेपी के नेता, कौन सा व्यापार करते हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये दफ्तर कहां से बन गए? इन दफ्तरों की महंगी जमीनें कहां से आई बीजेपी के जो बने हैं पूरे देश में? तो वो सारे सवाल है। लेकिन बिल्कुल। उनका अब उनका जो अब वोट एक बैंक है एक ना चीज राजा, एक चीज और उनका मैं जो वोट समझना बैंक है, चाहूंगा आपसे कि हम्म, जी, अब एक और चीज समझना चाहूंगा हेमंत, आपसे हेमंत सर, कि राजनीति के इस दौर की अगर हम बात करें तो संघ का ये नया भवन और दूसरी तरफ 80-85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर, ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर जब देश में लगातार सारे सूचकांक में देश नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत लगातार गिरती चली जा रही है, महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में इनका संघ का ये मुख्यालय संघ के लिए कितना शुभ देखते हैं आप? इनके लिए सब शुभ ही शुभ है जब तक मोदी जी सत्ता में है, जब तक भाजपा सत्ता में है। भव्य और दिव्य का जमाना है। आप और मैं हम्म। सवालों में उलझे रहेंगे, वो भव्यता और हम्म। दिव्यता की तरफ चले गए हैं। मैं और आप सवालों में उलझे हुए हैं, कंगाली है, 5 किलो अनाज है, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, स्वच्छ पेयजल नहीं है, दिल्ली में प्रदूषण नहीं, प्रदूषण है, यमुना साफ नहीं हुई, गंगा पुत्र ने गंगा साफ नहीं की। ये सब हमारे सवाल है, जनता के हम्म। सवाल नहीं है। उनको तो मोदी जी उन महंगे चश्मों, उन वेशभूषा, उस लाइफस्टाइल, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया है। वो मोदी जी को एक दिव्य पुरुष के रूप में देखते हैं, उनकी भव्यता को देखते हैं। और ये एक हम्म। नया नैरेटिव बन चुका है देश के अंदर, स्थापित किया है लगातार तीसरी बार। जो विक्ट्रीज भारतीय जनता पार्टी लगातार ले रही है, चाहे वो दिल्ली की है चाहे कहीं भी है, वो सारी भी अब से पहले भी तमाम चुनाव होते आए हैं। ऐसी मैकेनिकल विक्ट्रीज कभी नहीं हुई थी बिल्कुल, कि टारगेट कर करके इतना मार्जिन, इतना ये, इतनी सीटें, इतने वोट कटे, इतने जुड़े। ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अब उन्होंने हर चीज को, सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको एक खास तरह के ऑटो मोड में डाल दिया है। और ऑटो मोड कौन सा? जो बीजेपी को सूट करता है। और जो बीजेपी को सूट करता है वही आरएसएस को सूट करता है। तो ये सारी का सारा जो प्रोजेक्ट था, इसका एक खास तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया, जहां तक इन दोनों हम्म। संस्थाओं की बात है। तो एक रूपीकरण जिसको आप बोलते हैं, कि वो सारा करने का जो प्रोजेक्ट था, उसको इन्होंने सक्सेसफुली लागू कर दिया। और अब देखिए, भारत में आप बात करते हैं कि उच्च संवैधानिक पदों की, तमाम लोग करते हैं कि जुडिशरी में ये लोग चले गए, अपने संवैधानिक संस्थाओं में इनको घुसेड़ दिया, ये कर दिया। मेरा दूसरा तजुर्बा है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के छोड़ दीजिए, प्रोफेसर छोड़ दीजिए, जो क्लास 4 तक भी भर्ती होता है ना किसी संस्था में ठेके पर, उसके लिए भी आरएसएस के स्वयंसेवकों की पर्ची चाहिए। ये बीजेपी शासित राज्यों की सच्चाई है। तो जब आप क्लास 4 की भर्ती भी उस तरीके से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट और वो सब कहां चीजें बचेंगी। इस देश के अंदर आपको ध्यान होगा, आरटीआई कानून कितना इफेक्टिव था। वर्ल्ड का सबसे मजबूत आरटीआई कानून बना था हिंदुस्तान के अंदर। आज उसको तहस नहस कर दिया गया है, तहस नहस कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार जवाबदेही नहीं चाहती। पूरे देश के अंदर आपको इनकी, जहां भी इनकी सरकार का क्या किया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिए सब सेंटर से शुरू हो जाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कितनी वैकेंसी है और कितनी पेंडेंसी है। इन्होंने एक नीति बनाई कि सरकार की जवाबदेही खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, अपने लोगों को, जो इनकम्पिटेंट और इनकेपेबल लोग हैं और जो पुराने आरएसएस के सहयोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन जानबूझ करके नकारा लोगों को या तो वहां पर लगाएंगे ताकि वो कुछ ना कर पाए, हम्म। या उन पदों को लंबे समय तक खाली रखेंगे ताकि वो संस्था अपने आप प्राकृतिक मौत मर जाए। तो ये सक्सेसफुल मॉडल आरटीआई जैसे कानून का, जो हिंदुस्तान में बहुत संघर्षों के बाद आया था, उसको बीजेपी और आरएसएस ने तहस नहस कर दिया। कहीं कोई जवाबदेही नहीं बची। प्रधानमंत्री जी हम्म। राहत कोष चलाते हैं, आप उसका एक सवाल पूछ के दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री जिस चीज में है उसको आरटीआई में आएगी या नहीं आएगी? और तमाम अदालतों के अंदर उन्होंने ये स्टेब्लिश करा दिया कि वो नहीं आती है। तो जवाबदेही के माइनस कर दीजिए आप, तब आती है भव्यता और दिव्यता। नहीं तो आप अगर मान लो आरटीआई लगा दे, पूछे प्रधानमंत्री जी घर पे कितना खर्चा हो रहा है, तो अभी तो ये कह देंगे कि सुरक्षा नाम पे नहीं देंगे। पीएम के साथ विदेशों में कौन कौन जाता है उस जहाज के अंदर, आप लगा के देख लीजिए, जवाब नहीं मिलेगा। फिर पीएम की सुरक्षा का मामला है। ये कह के हम तो सुरक्षा कर्मियों के नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई डेलीगेशन में कौन कौन थे, नहीं ना बताएंगे नाम। तो वो बिल्कुल। जवाबदेही का पक्ष जब खत्म हो जाएगा,
तब आपके पास वो एब्सोल्यूट पावर आएगी जिसको मोदी जी और आरएसएस आज एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। माइनस जवाबदेही दिव्यता है, माइनस जवाबदेही भव्यता है। उसका जवाबदेही का एक ही तरीका बना था, उसको फिनिश कर दिया आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये इनका एक बाकायदा प्री प्लेड चीजें हैं, इसमें किसी भी चीज को हमें मतलब अचंभित होने की जरूरत नहीं है। वो एक खास तरह के ओरिएंटेशन के साथ काम करते आए, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे क्योंकि आरएसएस से ही निकले हुए हैं वो। उनकी सोच में, उनके जीवन शैली में, उनके दर्शन में कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है आज की। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे अब संघ और भाजपा के बीच में मैं तो खैर देखता हूँ कई बार, मैं सामने तो ये दिखता है कि विवाद है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो आप बताते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। अब संघ का ये कार्यालय उनके लिए कितना काम आ पाता है, भाजपा उनके रोल को कितना स्वीकारती है, ये सब देखने वाली बात होगी। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत शुभ होता है, अगर शुभ होगा तो शायद भाजपा स्वीकार कर लेगी कि नहीं नहीं, संघ का हमारे लिए बहुत योगदान है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।